किसी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। वो खेती किसानी करता था, लेकिन उसके बहुत सारे खेत थे तो अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन ये सब संभालने के लिए उसका कोई लड़का नहीं था। उसकी लगातार 9 बेटियां पैदा हो चुकी थी, सिर्फ बेटे की चाह में। वो सभी की सभी काली थी। मनोहर की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शकुंतला, इस बार ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि लड़का ही हो। प्रार्थना तो मैं हर बार कर देती हूँ, पर भगवान जो चाहेगा वही तो होगा ना। बार बार गर्भवती होने की वजह से शकुंतला की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन इस बार भी शकुंतला ने एक लड़की को जन्म दिया। मनोहर के घर में पूरी तरह से मातम छा गया था। कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी मेहनत की, लेकिन सबके बावजूद एक और कलंकिनी पैदा हो गई इस घर में। ये सब सुनकर शकुंतला को बहुत कष्ट होता था, क्योंकि वो अपनी 10 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। मनोहर ने भी हार ना मानने की जिद कर रखी थी। 1 साल बाद शकुंतला फिर से गर्भवती हो गई। शकुंतला, अगर इस बार बेटा पैदा ना हुआ ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इन 10 काली बेटियों को इस घर से भगा दूंगा। इस बार शकुंतला घबरा गई। ये तो ऊपर वाले की महिमा थी कि इस बार शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया। मनोहर खुशी से पागल हो चुका था। उसने पूरे गांव को लगातार 1 महीने तक खाना खिलाया, खूब जश्न मनाया और धीरे धीरे उसका लड़का रौनक जवान हो गया। रोहन स्मार्ट और हैंडसम था, जबकि उसकी 10 बहनें बहुत काली थी। इस वजह से उनसे कोई प्यार भी नहीं करता था, शकुंतला के अलावा। एक सुबह बेटियों ने पिज्जा बनाया। पापा, हम लोगों ने आपके लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाया है। अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे पास मत आया करो, चल भाग यहाँ से। इस तरह मनोहर हर वक्त अपनी काली बेटियों की बेइज्जती किया करता था। एक दिन रौनक को किसी लड़की से प्यार हो गया और मनोहर ने अपने बेटे की बात को तुरंत मानते हुए उसकी शादी करा दी। शादी के बाद जब रौनक की बीवी शालू पहली बार उसके घर आई तो मनोहर ने उसका खूब स्वागत किया। आओ आओ बहू, तुम इस पीढ़ी की होने वाली मालकिन हो। ये सब कुछ तुम्हारा है, जैसा मन करे वैसा करो। शादी के बाद जो मेरे पति का है वो मेरा तो वैसे भी है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है ससुर जी? हाँ पिताजी, शालू बिल्कुल सही कह रही है। चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। 10-10 नौकरानियां होने के बावजूद हमारी बहू खाना बनाएगी। बहू, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, रिंकी, पिंकी, सब लोग जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाओ। जी पिताजी। थोड़ी देर बाद शालू की 10 काली ननद अच्छा अच्छा खाना बना कर ले आई। उन लोगों ने खाना सर्व किया, सब लोग खाने लगे और वो 10 बहनें वहीं खड़ी रही। अब तुम लोग अपनी काली कलोटी शक्ल लेकर यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। अब बहू के सामने भी हमारी बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो घर की नौकरानियां नहीं बल्कि हमारी बेटियां हैं। बेटियां है तभी घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर फेंक चुका होता। तुम्हें ज्यादा लगाव है ना अपनी बेटियों से, तो उन्हें लेकर निकल जाओ इस घर से। ये सुनकर शकुंतला को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसे उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। 10 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनकी माँ के अलावा उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। माँ, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम आपके बिना इस दुनिया में क्या करेंगे? हमें नहीं जीना, हम भी आपके पास आना चाहते हैं माँ। चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आएगी। अंतिम संस्कार का टाइम हो रहा है। शालू की सभी ननद रो रही थी। मनोहर और रौनक ने मिलकर शकुंतला का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसकी बेटियां उदास रहने लगी। इधर जब शालू को पता चला कि उस घर में उसकी नंदों की कोई इज्जत नहीं थी, तो अब शालू अपनी 10 ननद पर हुक्म चलाने लगी। रिया, दिया, पिंकी, चिंकी, मिंकी, सब लोग मेरे पास आओ और मेरे पैर दबाओ। अरे खड़े खड़े देख क्या रही हो, सुनाई नहीं दिया? तभी वहां पर मनोहर और उसका बेटा रौनक भी आ गया। रिया, तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो करो। मुझे तो शर्म आती है तुम सबको अपनी बहन कहने पर। पिताजी, आपने इन कलंकियों को पैदा ही क्यों किया? अरे क्या करूं बेटा, तेरे इंतजार में इन सभी की लाइन लग गई। तो इस तरह शकुंतला के जाने के बाद शालू के नंदों की हालत उस घर में नौकरों से भी बदतर हो गई। एक रात 10 बहनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। दीदी, भाभी, भैया, यहाँ तक कि हमारे पापा हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हमें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस ठंड में हम जाएंगे कहाँ? दुनिया हमसे नफरत करे वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी सगे भैया, भाभी और पिताजी नफरत करे हमसे देखा नहीं जाएगा। हमारी माँ ने हमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, यहाँ तक कि पढ़ा लिखा भी दिया है। हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। तो फिर ठीक है, अभी सब लोग सो रहे होंगे, निकल लेते हैं यहाँ से, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। 10 बहनों ने अपने अपने कपड़े बैग में रखे और रातों रात बाहर निकल गए। रात भर वो सब एक बस स्टेशन पर बैठी रही। अगली सुबह वो सब उठकर कहीं रहने का जुगाड़ बनाने लगी। पैदल चलते चलते उन्हें एक झोपड़पट्टी वाला इलाका दिखाई दिया, जहाँ सब भिखारी रहते थे। उन बहनों ने भी अपने बैग से कुछ चादर निकाली और उसी का तंबू बनाकर रहने लगी। उन लोगों ने तंबू के बाहर ही चाय समोसा बेचना शुरू कर दिया और तंबू के अंदर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का काम शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग चाय समोसे लेने उसकी दुकान पर आए। बिटिया, तुम लोगों ने ये काम बहुत बढ़िया किया। इस ठंड के मौसम में हमारे आसपास चाय पकौड़े की दुकान नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उस घर में अब शालू, रौनक और मनोहर ही बचे थे। एक रात शालू ने कहा, रौनक, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए और तुम्हारे पिता को 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। हम लोगों को यहाँ प्राइवेसी मिल ही नहीं पाती है। तुम सही कह रही हो शालू। अगले दिन रौनक ने अपने पिता से बात की और उसने सारी जायदाद उसके नाम कर दी। पिताजी, मैं सारे खेत भी संभालता हूँ और अपनी नौकरी भी संभालता हूँ, हमें भी प्राइवेसी चाहिए। अब आप अपने लिए कहीं और देख लीजिए, हम आपको नहीं रख सकते अपने साथ। ये सुनकर मनोहर को बहुत बड़ा झटका लगा। मनोहर अकेले में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी शालू उनका बैग पैक करके ले आई। ससुर जी, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, जहाँ भी रहे खुश रहे। इस तरह रौनक और शालू ने मिलकर मनोहर को घर से निकाल दिया। मनोहर इधर उधर भटकने लगा। वो बूढ़ा भी हो चुका था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो किसी वृद्धाश्रम में चला गया और वहीं रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ शालू की 10 काली नंदों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पिंकी, अच्छा हुआ तुम्हारे कहने पर हम उस घर से निकल आए थे। हमारी शक्ल की वजह से ना सही, लेकिन हमारी कामयाबी की वजह से लोग हमारी इज्जत तो करने लगे हैं। दीदी, इस दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं। हमने इतना पैसा कमा लिया है तो थोड़ा बहुत किसी आश्रम में दान कर देते हैं।
अगले दिन वो दसों बहनें एक आश्रम में पहुंची। सर, हम सभी बहनें खुद का बिजनेस करते हैं। जब हमने लोगों को परेशान देखा तो सोचा लोगों की मदद करनी चाहिए। हम कुछ पैसे दान करने आए हैं। तुम जैसे बच्चे अगर हर किसी के घर होने लगे तो इस देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, पैसा देने के बाद वो दसों बहनें बाहर आ गई। तभी उन्होंने आश्रम के आंगन में अपने पिता को देखा। पिताजी, आप यहाँ भी यहाँ कुछ दान करने आए क्या? चलिए, कम से कम एक काम तो अच्छा किया आपने। अपनी बेटियों को देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बेटा, मैं क्या दान करूंगा? बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, आप यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे, चलिए हमारे साथ। तुम लोगों के साथ? कहाँ रहती हो तुम लोग? अरे चलिए, तो सब पता चल जाएगा। दसों बेटियां जब अपने पिता को अपने घर लेकर गई तो मनोहर दंग रह गया, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और घर भी बहुत अच्छा था। वो दसों बेटियां मिलकर अब अपने पिता की खूब सेवा करने लगी। मेरी बच्चियों, आज मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां तो वो कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। बेटे के लालच में मैं पागल हो गया था। इतने में वहां पर मनोहर का बेटा रौनक और शालू पहुंच गए। चलो अच्छा है ससुर जी, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये लीजिए पेपर्स, आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। हमने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि आप लड़के और लड़कियों में अंतर करना बंद कर दें। हाँ पिताजी, ये सब मैंने शालू के कहने पर किया। मैं बचपन से देखता चला आ रहा था कि आप सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते थे और मेरी बहनों से नफरत करते थे। तुम मुझे भी खुद पर घमंड आ गया था, लेकिन शालू ने मुझे सही राह दिखाई। क्या? हाँ ससुर जी, मैं जानबूझकर अपनी नंदों पर हुक्म चलाती थी, उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। ये सब मैं जानबूझकर करती थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं आपकी बेटियों के साथ जानवर जैसा बर्ताव करूं तब तो आपको बुरा लगेगा ही, पर आपको तब भी बुरा नहीं लगा। एक लड़की होने के नाते मुझे अपनी नंदों पर बहुत तरस आया। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आपकी वजह से आपकी बेटियां घर छोड़कर चली गई और आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने रौनक को समझाया और ये प्लान बनाया। तो इस तरह मनोहर ने लड़के लड़कियों या गोरे काले में भेद करना बंद कर दिया। अब सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगे।